वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास पूरे प्रदेश की कमान, सरकार से लेकर बड़ी बड़ी निजी कंपनियां तक, जिसके एक इशारे पर किसी को नौकरी से निकाल दें या किसी को भी नौकरी पर रख लें। प्रदेश के उस मुखिया के पास उनका बहनोई आता है और कहता है कि वो उसकी नौकरी के लिए पैरवी कर दें। एक मुख्यमंत्री जिसका जलवा जलाल है, जो प्रदेश का मालिक मुख्तार है, जिसके कहने पर उसका बहनोई कई कंपनियों में पता नहीं क्या क्या बना दिया जाए। लेकिन जानते हैं उस मुख्यमंत्री ने अपने बहनोई से क्या कहा? उन्होंने अपने फटे पुराने कुर्ते की जेब से 50 रुपये का एक नोट निकाला, बहनोई को थमाया और कहा कि इन रुपयों से उस तरह और कैंची खरीद लीजिए, अपने पुश्तैनी धंधे पर लग जाइए। ये जवाब मुख्यमंत्री ने अपने उस रिश्तेदार को दिया जो उनकी बहन का पति था। रत्ती भर भी बिना संकोच किए कि बिना सोचे विचारे इससे उनकी बहन की गृहस्थी पर बुरा असर पड़ सकता है। जानते हैं ऐसा कहने वाले वो मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। और वे देश भर में अचानक चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर कट्टर समाजवादी नेता थे और लंबे समय तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वो कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे। उनके विचार, व्यवहार, चाल, चरित्र सब में समाजवाद अपने पूरे रोब दाब और खांटी तौर पर जिंदा था। गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए लड़ना, उन्हें इंसाफ दिलाना, विकास के मुख्य धारा में लाना कर्पूरी ठाकुर का अकेला और एकमात्र मकसद था। ना अपनी कथनी करनी में फर्क किया और ना कभी अपने आदर्शों से समझौता। सोचिए कि एक मुख्यमंत्री के पास किस बात की कमी होगी। सरकारी मोटर गाड़ी, सरकारी बंगला तो आम बात है। उस जमाने में भी राजनीति में बाहुबल, धनबल और चुनाव में लाखों लाख रुपए बहाए जाते थे। अगर उस समय के रुपए के वैल्यू से मेल करने आज की तारीख में, तो जितने करोड़ आज बहाए जाते हैं तब लाखों ही काफ़ी थे। यानी कि उस समय जितना पैसा चुनाव पर खर्च किया जाता था आज भी उतना ही होता है। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने आम जीवन में कर्पूरी ठाकुर रिक्शा से चला करते थे। इस तरह की कई रोचक बातें एक ऐसे राजनेता से जुड़ी हुई हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो राजनीति में आदर्श है। बहुत संभव है कि आज की तारीख में जितने भी लोग हैं कर्पूरी ठाकुर कहें कि अव्यवहारिक आदमी थे,
क्योंकि उनको पैंतरेबाजियाँ आती हैं, उनको चालबाजियाँ आती हैं। उनको एक बार एमएलए, विधायक, पार्षद हो जाने पर ही करोड़ों बनाने का हुनर आता है। वो दूसरों का भला सोचने से पहले अपनी पुश्तें संवार लेना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी राह अलग लेकर के चलते हैं, दूर से दिखते हैं, और आज भी वो बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भी प्रासंगिक हैं। और यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर को आज की सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया है। कर्पूरी का जीवन इतने ऊंचे मानदंडों के साथ आसमान की बुलंदी नहीं छू रहा होता तो भारत रत्न देने के बारे में विचार नहीं किया जाता। आपको कर्पूरी ठाकुर के जीवन से एक और किस्सा सुनाता हूं। कई किस्सों को जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर बनते हैं। ये किस्से जो हैं उनके ज़िंदगी का असलियत हैं, और यही कर्पूरी ठाकुर की सच्चाई है, यही उनका समाजवाद है, और यही उनको बड़ा करता है। उनके छोटे बेटे को दिल की बीमारी थी। बेटे को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। अब सरकारी अस्पताल की हालत क्या होती होगी, और तब आप समझ सकते हैं। बात 70 के दशक की मैं कह रहा हूं। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्हें पता चला तो कर्पूरी ठाकुर से खुद जाकर के मिली, ढाढ़स बंधाया, और यह भी कहा कि आपके बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर मैं अमेरिका से करवाऊंगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब आप कर्पूरी ठाकुर को समझिए। किसी भी पिता के लिए पुत्र से अधिक प्यारा कुछ नहीं हो सकता है। आज लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति के सारे नियम कायदों का अंतिम संस्कार कर देते हैं, धड़ल्ले से धांधली करते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने बेटे का सरकारी पैसे से इलाज कराने की इंदिरा गांधी जी की बात नहीं मानी, और सरकारी खर्च पर कराया भी नहीं। जब प्रकाश नारायण को ये बात पता चली कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, ऑपरेशन ज़रूरी है, तो उन्होंने कुछ पैसों का बंदोबस्त करा और बेटे को इलाज के लिए न्यूजीलैंड भेजा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे। 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक उनका पहला कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री था, लगभग 6 महीने आप मान सकते हैं। और दूसरी बार वो 24 जून 1970 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक लगभग 2 साल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे। अगर दोनों टर्म मिला दें तो 2.5 साल भर का मुख्यमंत्री का कार्यकाल कर्पूरी ठाकुर का रहा। लेकिन 2.5 वर्षों में उन्होंने बिहार के गरीब गुरबा के साथ जो फैसले लिए अपनी सरकार के जरिए, उसने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बना दिया। 1988 में उनका निधन हुआ। आज 3 दशक बाद भी राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की अहमियत बनी हुई है। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे। बिहार में 2 लोग जो ठाकुर थे, जो नाई समाज से आते हैं, बिहार हमेशा उन पर गर्व करेगा। एक भोजपुरी के भिखारी ठाकुर और दूसरे कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों नाई समाज के, जिसकी आबादी बिहार में 2% भी नहीं है, लेकिन दोनों नायक हैं। बिहार की राजनीति में आज भी कर्पूरी ठाकुर कितनी अहमियत रखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उनको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको अपनी पुरानी लड़ाई से जोड़कर क्रेडिट कहीं और नहीं जाए, इस बात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि मेरी मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया।
क्रेडिट राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है। फैसलों के पीछे अपने राजनीतिक मकसद को साधने का जो कारण है वो बयान को बहुत हद तक तराशता है। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसी मन से लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा और एक बहुत बड़ा इशारा दिया। वो इशारा राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है। इन दोनों बातों पर मैं आऊँगा और कर्पूरी ठाकुर की ज़िंदगी को आगे लेकर चलूँगा, राजनीति से जोड़कर कर्पूरी ठाकुर इतने बड़े क्यों हैं, और यह समझने के लिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं। आलोक जी, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में फैसलों के ज़रिए जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में फैसलों के साथ साथ जीवन आदर्शों, जीवन मूल्यों के तौर पर भी जाने जाते हैं। कुछ कहानियाँ चूँकि आपके पास है, आप बिहार में अपनी पत्रकारिता करते रहे, वही समय था जब कर्पूरी ठाकुर के बाद का समय चल रहा था। मैं चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज़ के दर्शक आपके ज़रिए, क्योंकि आप हॉर्सेस माउथ से कहेंगे, आपने देखा है, जाना है, समझा है, कर्पूरी ठाकुर को कुछ कहानियों, कुछ घटनाओं के ज़रिए आप रखें तो अच्छा है। धन्यवाद राणा जी। देखिए, मैं तो बल्कि बिहार तो बाद में गया संपादक बन करके, लेकिन 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया, उनके बारे में पता तो चलता रहता था, चूंकि मैं तो 71 से पत्रकारिता में था तो। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में जब भेंट हुई मेरी जुलाई 77 में, और जो सादगी एक मुख्यमंत्री, हमने तब भी, मैंने तो ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, सत्यनारायण सिन्हा तो गवर्नर होते थे, लेकिन ऐसे कई नेताओं से मिलने का मौका मुझे मिलता था। लेकिन जितनी सादगी, जैसे बाहर भी कोई इंतजार कर रहा है या कोई काम के लिए आया है, उसको कहते देखो काम के लिए नहीं आया, अच्छा कोई, अब आपको एक बार हमने कह दिया था, यदि मंत्री बनने वाले लोग भी लाइन लगाए रहते थे, उस समय सरकार बनी थी। और उनका पूरे में लंबा इंटरव्यू हमने 3 पेज में साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका में हमने छापा जी, मैं जहां काम करता था। और उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवार, बल्कि अभी आपने जो जिक्र किया था परिवार वाला, मैं इस पर बताना चाहूंगा कि उन्होंने यहां तक कहा कि भाई देखो, इस गलियारों में ऐसे लोग ना आने दो अवसरवादी जो बैठेंगे और ये क्या करेंगे। मैं एग्जैक्ट आपको लाइन बताना चाहता हूँ। अपने मंत्रियों की बैठक में हम तय करेंगे कि ऐसे लोगों को फटकने नहीं देना पास में, इन लोगों को शरण और तरजीह बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, वरना वे मुझे नहीं, मेरे बेटे, अन्य मित्रों या संबंधी को भ्रष्ट कर देंगे। मतलब केवल बेटों बेटों को दूर रहना ही है। फिर जिस नाते तरह से रिश्तेदारों को दूर रहना है। और आरक्षण वाला मुद्दा उन्होंने तभी कहा कि कितना पिछड़ापन है बिहार में, हमें शर्म आती है मुझे इसके लिए, और मुझे गरीबों के लिए करना है। साफ साफ तब भी उनका था। आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा, मंडल आयोग तो बहुत बाद में आया, उसके पहले उन्होंने जिस तरह से उन बातों को रखा, और इंटरव्यू में भी कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ। शिक्षा में उनको पढ़ने का इतना शौक था, यहाँ आते थे किताबें, हमसे भी कहा, मनोश्याम जोशी आपके संपादक हैं, और आगे की पुस्तकें कहाँ मिलती हैं। तो अपना चंदे लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, ये भी बताना अपने दर्शकों जरूरी है जी। और आपने बेटे का कहा, एक लाइन और बताऊंगा, बेटी के विवाह के लिए जो उनके करीबी ने हमें बताया कि जब गए तो उनके जेब में कुछ पैसा नहीं था, जैसा शादी तय करने के लिए जी। और कहा लड़का पसंद आया, तो पास में जो चल रहे थे उससे कहा अच्छा 5 रुपए निकालो। उनके पास तो 5 रुपया भी नहीं था। दिल्ली में एक बार वो बाद में जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अपना बिस्तर लेके स्टेशन से चल दिए। इसी बाद में हमें कहा, करे हमारे सहयोगी ने, कह रहे थे वो तो अपना बिस्तर खुद उठा के घूम रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी पैसा जेब में ज्यादा रखते ही नहीं थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री इतने सालों, तो 52 से लेके 88 तक जो विधायक रहा हो, जिसने अपने भत्ते या उसका पैसा भी वापस जमा कर दिया, दे दिया, और पार्टी में खर्च हुआ या सरकार में चला गया। मतलब भत्ता, आजकल तो लोग झूठा बिल बना करके, हमने कई स्टोरी छापी है उस तरह की बिहार में रह करके भी, जो बड़े नेता होते थे। और एक तीसरी छोटी सी बात, कांग्रेस के खिलाफ वो लड़ते रहे, लेकिन एक डॉक्टर प्रभात है, उनके पिता भी कांग्रेसी थे और ये बने स्वतंत्रता आंदोलन के समय के सहयोगी थे, प्रभात कुमार। उनके पिता को वो कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव अभियान में जाएंगे, उनके घर ही ठहरते थे, खाना वहीं खाएंगे और बाहर सभा उनके खिलाफ पूरा बाकायदा करेंगे। ये जो गुण है राजनीति का, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कर्पूरी ठाकुर को अलग बनाते हैं। आलोक जी जो कुछ भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जितनी पीढ़ी 90 के दशक के बाद आई है, उसको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह का आदमी भी राजनीति में रहा होगा, जिसके पास मुख्यमंत्री होने के बाद भी और लंबे समय तक लगातार विधायक रहने के बाद भी पॉकेट में 5 रुपये नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो अपना बिस्तर लेकर के वो घूम रहा है।
इस तरह के नेता, इस तरह के लोग ही जननायक होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहें कि अव्यवहारिक लोग हैं। ये नहीं है। बहुत व्यवहार कुशल लोग कितने शातिर होते हैं, कितने धूर्त होते हैं, कितने बड़े लुटेरे होते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। आलोक जी ने जो कहानियाँ सुनाई हैं, ये कर्पूरी ठाकुर की कहानी नहीं है। ये बिहार जैसे राज्य को बनाने, वहाँ के गरीबों के हालात बेहतर करने की खातिर एक आदमी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उसने कभी भी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं किया। गरीबों की बेहतरी की खातिर सारे ज़रूरी काम करने की कोशिश की। वो कर्पूरी ठाकुर है। पिछड़े समुदाय से ज़रूर आते थे, लेकिन उनका विज़न, उनकी सोच, जैसा आलोक जी बता रहे हैं, गरीब और वंचितों के लिए बहुत कल्याण की थी, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन 3 दशक से अधिक का रहा। लेकिन ईमानदारी ऐसी कि अपने लिए, परिवार के लिए एक ईंट तक नहीं जोड़ सके, वो एक मकान तक नहीं बनवाया। राजनीति में ऐसे लोग बिरले होते हैं कि वे सत्ता की राजनीति के बहुत सफल और सबल हों और इतने ईमानदार हों। उनके बेटे हैं, ठाकुर सुनिए। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो पहले मिलना चाहिए था वो कल मिला। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बधाई धन्यवाद देते हैं कि जो न कोई नहीं किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं, राजनीति में क्यों नहीं गए? राजनीति में हम इसलिए नहीं गए कि जिस समय ये हो रहा था उस समय हम सरकारी सेवा में थे और मेरे बड़े भाई कुछ नहीं थे, तो कहे मैं तो डॉक्टर हूँ सरकारी सेवा में, इसलिए उनको राजनीति में लाइए। सर, कोई ऐसा वाकया जो आपके पिताजी से जुड़ा हुआ हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई, उनके हाँ, बारे में। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तो और सच्चाई के बारे में कहते थे कि कहीं गलत मत करो, सही बोलो, ईमानदारी के अति पर रहो, तुम्हारी पूछ होगी। गलत रहोगे तो अभी कोई पूछेगा, उसके बाद कहेगा कि देखो ना मुख्यमंत्री का बेटा था, उस समय सब किया, अब कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए हम लोग कोई गलत काम नहीं किए और उनके सिद्धांत पर चलते रहे। सर, आपका ये सरकारी क्वार्टर है, अपना मकान है या नहीं आपको? नहीं, मेरा मकान नहीं है। हम जब सरकारी नौकरी में थे, अभी रिटायर किए हैं फरवरी में, तो मेरे नाम से था और अभी तक तो कोई मकान नहीं बनाए हैं पटना में। सर, बहुत कम बेटे होते हैं जो पिता के नक्श कदम पर चल पाते हैं। कर्पूरी ठाकुर, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर, आपको समानता मिलेगी। बिहार के समस्तीपुर के पितौझिया गांव में जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का। आज की तारीख में उस गांव को हम कर्पूरी ग्राम कहते हैं। 1939 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और तब उनके गांव से सिर्फ 5 लड़कों ने मैट्रिक पास किया था। कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। अभी आलोक जी बता रहे थे कि पढ़ने लिखने से उनका बड़ा लगाव जुड़ाव था। वो पूछा करते थे कि साहित्य की किताबें कहाँ मिलती हैं। लेकिन आपका यह भी जानना जरूरी है कि कैसे केवल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, जो आलोक जी इशारा कर रहे थे कि उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए, वो फैसले क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो एक ऐसा फैसला लिया जो आरक्षण की नींव बन गया। मंडल कमीशन 90 के दशक में आया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करके पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण दिया। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की थी। उर्दू को बिहार में राजकीय भाषा का दर्जा दिया और अंग्रेजी को खत्म किया। उस समय लोग कहते थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बहुत जरूरी नहीं है। तो जो लड़के अंग्रेजी में फेल हो जाते थे लेकिन मैट्रिक पास होते थे तो कहा जाता कि ये कर्पूरी ठाकुर वाला पास है। लेकिन भारतीय भाषाओं और हिंदी को लेकर के उनका जो लगाव था वो सब लोग जानते थे।
1967 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनकी सरकार 163 दिन ही चल सकी थी। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 5 महीने, 5.5 महीने। उसी कार्यकाल में उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी। कर्पूरी ठाकुर भी अंग्रेजों से तंग थे। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक मंच से भाषण दे रहे थे और भाषण देते समय उन्होंने बोफोर्स पे कुछ कहना था, तो राजीव गांधी पर हमला बोल रहे थे और स्विस बैंक में राजीव गांधी खाते का नाम बोलना चाहते थे। नाम था लोटस। अब लोटस भूल गए, लेकिन उनको यह था कि राजीव गांधी के नाम से कुछ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पर्ची पर धीरे से लिख करके एक आदमी से पूछा कि ये कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो लोकदल के जिला महासचिव वहां थे, उन्होंने लिख के दिया लोटस। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में कहते हैं लोटस, इसलिए स्विस बैंक में खाता राजीव गांधी का जो है उसका नाम है लोटस। कर्पूरी ठाकुर ने गैर लाभकारी जो जमीन होती हैं बेकार वाली, मालगुजारी टैक्स बंद किया। जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं उनको लिफ्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर ने सीएम बनते ही कहा कि चलो बाकी लोग जाते हैं तुम भी चलो बराबर। SC ST OBC के साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप पे जो कमजोर सवर्ण थे और महिलाएं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। यानी कि गरीब, ना कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, OBC, SC ST, जो गरीब है उसको बढ़ाओ। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए देश के 70 करोड़ लोगों को सम्मानित किया है। आप सुनिए। 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। आलोक जी, अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके। कर्पूरी ठाकुर का जीवन गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के साथ जुड़ा रहा, लेकिन वो अपने आप में एक आदर्श भी रहा कि जीवन अगर ऐसा हो तो फिर आप उसको भारत रत्न के लिए सोच सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर को नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और भारतीय राजनीति में आदर्श के तौर पर आप कैसे देखते हैं, और कोई और ऐसा किस्सा हो जिसके जरिए मेरे इन तीनों बातों का जवाब आप दे पाएं तो ज्यादा बेहतर। देखिए, सत्ता मिले, देखिए समाजवादी होते हुए जयप्रकाश जी या गांधीवादी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे, और ऐसे समय में सत्ता, लोग कहते हैं उन्होंने कई बार से विचार कहां पर कैसे, कांग्रेस का तो पूरे जीवन में विरोध किया, और उस समय के भारतीय जनसंघ का, मैं इसलिए आपने जो कहा मैं यही बात कर रहा था कि विचारों के लिए, गरीबों के लिए काम करना है। आज हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो कहते थे कि भाई गरीब उनमें भी तो हैं जो दरभंगा में रहता है, और इसलिए उन्होंने उनके लिए 3% और महिलाओं के आरक्षण का जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
और मैं ये भी कहूंगा इसी बात पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जब चुनावी सभाओं में गए थे तब भी कर्पूरी ठाकुर जी को कोट किया। आज आप चुनावी सभा नहीं, कोई और समस्तीपुर के आसपास की सभा है, मुझे अभी भी याद है कहाँ बोला, उसको रिकॉर्ड में किसी को भी देख सकता है, जब उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर ये चाहते थे परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसलिए तीसरी बात मैं बताना चाहता था कि वो भारतीय जनसंघ के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखे, उस समय उनके साथ समझौता न हो, लेकिन जब ऐसी नौबत आई कि नहीं सरकार उनके सहयोग से बनने की जरूरत है, जबकि लोग आज नीतीश के लिए जब कहते हैं या आज भी जब दरवाजा खुला रखने के लिए अमित शाह कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी ने जनसंघ का सहयोग लेके फिर सरकार में आए। लेकिन हाँ, ऊंची जाति के लोगों ने 77 में जो जनता पार्टी थी उसमें, मैं इसीलिए ये नहीं कहूंगा कि जो लोग कांग्रेस के से घटक के लोग थे और ऊंची जाति के थे वो भी बड़े नेता रहे हैं जी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनको हटवाया, कि मैंने उस पर रिपोर्ट लिखी है अपनी पत्रिका में, आज भी मेरे पास है जी। कि कैसे उनको हटाने के लिए षड्यंत्र किए गए कि ये पिछड़ा कैसे बन गया है। तो जो आपने कहा ना 1.5-2 साल में उनको हटना पड़ा, 1.5 साल के बाद जी। फैसले उन्होंने किए, लेकिन इसीलिए आते ही क्रांतिकारी कदम उठाए जाए, गरीबों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को नहीं बख्शा जाए, ये से वो जो जनता पार्टी में लोग थे कांग्रेस के, उन लोगों ने उनको हटवा दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये याद रखी जानी चाहिए। जब कांग्रेस से समझौता आज नीतीश कर रहे हैं, लालू कर रहे हैं, और लालू के भ्रष्टाचार का यदि कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते तो क्या कहते कि चारा कांड में उनका एक सहयोगी जिसको उन्होंने बनाया वो जेल में है या जेल के बाहर है। जी। ये भी एक याद रखने की बातें हैं कि उनके खिलाफ वो जीवन आते हैं भर आलोक लड़ते रहे। उस तरफ मैं जा रहा हूं। आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, बिहार में इस जनरेशन के जो नेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर के साए में ही बड़ा हुए, खड़ा हुए, उनकी उंगली पकड़ के ही। कर्पूरी ठाकुर बिहार के तीसरे ऐसे राजनेता हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। उनके अलावा मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पहले राष्ट्रपति देश के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 1962 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया। बिहार के पहले व्यक्ति थे जिनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। उसके बाद 1999 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। वैसे तो शहनाई के सुल्तान बिस्मिल्लाह खान और पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय, यह दोनों भारत रत्न से सम्मानित हैं और दोनों का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन दोनों की कर्मस्थली बाहर थी, इसलिए उन दोनों को मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, तीसरे व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जा रहा है। अब कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनके बीच में क्या चल रहा है ये समझना ज़रूरी है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक ही मंच पर थे कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती मनाने की खातिर, और नीतीश कुमार अपनी बात रख रहे थे। पहली बात तो मैंने आपको पहले सुना दी कि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरी पुरानी मांग थी उस मांग को उन्होंने पूरा करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। लेकिन दूसरी बात क्या थी? कर्पूरी ठाकुर के वसूलों पर, यानी कि वंशवाद के खिलाफ उन्होंने लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। क्या कहा, किस तरीके से कहा, ये सुनिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है।
इस मंच पर लालू प्रसाद यादव भी बैठे हुए थे। कर्पूरी ठाकुर, जिनके तहत हमने राजनीति की, कुछ लोग परिवार को बढ़ाते चले गए, मैंने नहीं बढ़ाया, बात साफ थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये मीडिया वाले, आप लोग जो मैं कह रहा हूं बस उतना ही छापिएगा, आप कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, मेरी राजनीति बिहार के लिए ही चली है। बिहार के अच्छे के लिए, भले के लिए ही मैंने काम किया है। आज भी बिहार के भले के लिए काम कर रहा हूं। कल करूंगा तो बिहार के भले के लिए ही करूंगा। कल क्या करूंगा ये उन्होंने नहीं कहा, और नीतीश कुमार ने जो नहीं कहा वो अपने आप में बहुत बड़ा कहा होता है। तो बिहार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के किनारे किनारे भी वो कहीं और जा रही है, इसको समझना जरूरी है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।